तो बच्चों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। कैपेसिटी यदि अपन बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अपन को मालूम है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज इंक्रीज करोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा सेम रेशियो में, तो Q इज इक्वल टू जाता है C इंटू वी, और इसीलिए C इज इक्वल टू Q बाई वी। यहीं से बन जाती है डेफिनेशन। यदि डिनोमिनेटर को 1 कर दोगे तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाता है उस क्वांटिटी के जिसको आपको डिफाइन करना है। तो यदि V की वैल्यू 1 वोल्ट हो, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो C इज इक्वल टू Q। तो डेफिनेशन क्या होगी फिर? Thus the capacity of a conductor is equal to that amount of charge which is required to increase its potential by 1 volt। तो बच्चों ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब यदि मैं बोलता हूँ आपसे फॉर्मूला तो आपको मिल ही गया C इज इक्वल टू Q बाई वी। यदि मैं बोलता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत इजीली निकाल लोगे आप, क्योंकि C इज इक्वल टू आप बोल रहे Q बाई वी, और आपको पता है V क्या होता है W बाई Q। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय W। तो अब आप C इज इक्वल टू चार्ज 80 स्क्वायर। चार्ज के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला 80 एम्पियर इंटू टाइम। I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट को आप एम्पियर में और टाइम के लिए कैपिटल T, और W मतलब ml स्क्वायर T माइनस 2। तो C इज इक्वल टू M माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा। फिर यदि मैं आपसे पूछता हूँ यूनिट्स, तो आप बोलेंगे इन CGS सिस्टम। तो फॉर्मूले के बेसिस पर आप यूनिट क्या बताते हैं? स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट। इसी को आप बोलते हैं स्टेट फैराड। स्टेट फैराड। जबकि यही चीज ऐसा ही सिस्टम में क्या बोलते हैं हम? कूलम पर वोल्ट। इसी को आप बोलते हैं फैराड। फिर रिलेशन, तो रिलेशन 1 फैराड इज इक्वल टू, तो आपको पता है 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट वोल्ट? 1 बाय 300 स्टेट वोल्ट। तो फाइनली 1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट, which is called स्टेट फैराड। स्टेट फैराड। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड। फिर नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, तो आप लोगों को पता था C इज इक्वल टू Q बाई वी। स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बाई R। तो Q Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ऑफ R। ये क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। यदि मैं आप इसी के बेसिस पर बोलूं कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे, क्योंकि अर्थ का आपको रेडियस पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 रख दोगे, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा? 1/9 इंटू 10 1/9 इंटू 10 पावर 9। और रेडियस ऑफ अर्थ
6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आना चाहिए 711 माइक्रोफैरड। तो ये होता है कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो आप लोगों को पता है, फॉर्मूला दिख रहा है यहां, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होने से पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। चार्ज डबल करोगे पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। कैपेसिटी कैसी रहेगी? सेम। यहां फॉर्मूले में भी दिख रहा है आपको, क्यू था कैंसिल हो गया था। तो डेफिनेटली सी इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। चार्ज इंक्रीज होने से कैपेसिटी नहीं इंक्रीज होती है। वाटर टैंक में आप क्या स्टोर करते हो? वाटर। वाटर के इंक्रीज करने से वाटर टैंक नहीं बढ़ जाएगा। वाटर टैंक की तो कैपेसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। वाटर इंक्रीज होने से वाटर लेवल बढ़ेगा, कैपेसिटी नहीं बदलेगी। ऐसे ही हर कंडक्टर की कैपेसिटी फिक्स होती है। चार्ज इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कैपेसिटी नहीं चेंज होगी। तो कैपेसिटी इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। जो Q है इसका कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड, फिर पोटेंशियल, यदि पोटेंशियल चेंज करोगे तो कैपेसिटी चेंज होगी। पोटेंशियल यदि डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो अब पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे? तो आपको मालूम था पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाय आर। चार्ज चेंज होने से पोटेंशियल चेंज होता है, चार्ज इंक्रीज होने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन यहां तो दिख रहा है अपन को नहीं, चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सेकेंड था साइज। यदि आप साइज इंक्रीज करते हो, R साइज, साइज का कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यदि आप R इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। भाई V का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाय आर। R इंक्रीज करोगे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल यदि डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली कैपेसिटी यहां पर इंक्रीज होगी। बिल्कुल वैसे जैसे वाटर टैंक के केस में होता है। वाटर टैंक का साइज बढ़ाते हो तो क्या होता है? कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो। कंडक्टर में भी ऐसे होता है, साइज इंक्रीज करोगे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा वो। फिर थर्ड, ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन एप्सिलॉन r, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई, ये दिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यूब आया। एप्सिलॉन r की प्रेजेंस से डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो क्या जाएगा? एप्सिलॉन r आ जाएगा। एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन r की प्रेजेंस से पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो यदि एप्सिलॉन r है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, कैपेसिटी की वैल्यू क्या जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी दिख रहा है, फॉर्मूले से भी दिख रहा है। एप्सिलॉन r ये है, जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। फिर फोर्थ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। यदि चार्ज कंडक्टर के क्लोज अनचार्ज कंडक्टर को लाते हो, चार्ज कंडक्टर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ही बोल रहे हैं। तो यदि ये प्लस है और इसके क्लोज यदि आप अनचार्ज को लाते हो तो इंडक्शन के कारण इस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज।
और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज, तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो डेफिनेटली फोर्थ जो है वो आपका यही रहेगा, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो कैपेसिटी को भी अफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट होना चाहिए आपका एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। नेक्स्ट बच्चों, distribution of charges, common potential and energy loss when two charge conductors connected by conductor wire। यदि हम एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इस पर चार्ज Q1, इसका पोटेंशियल V1, सेकेंड कंडक्टर उस पर चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल V2। यदि हम इसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस कंडीशन में जो कॉमन पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, क्योंकि जब वायर से कनेक्ट कर दोगे ना तो टोटल चार्ज हो जाएगा, फिर वो दो अलग अलग कंडक्टर थोड़ी रहे, कंबाइन कर दिया आपने, Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2। और Q1 क्या होता है, C1 V1 Q2 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब टू कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, और उसका फॉर्मूला ये होगा। नेक्स्ट, अब कनेक्ट करने के बाद हो सकता है इसमें से चार्ज यहाँ गया तो इस पर चार्ज कम रह जाएगा, इस पर चार्ज बढ़ जाएगा। सपोज फर्स्ट पर जो चार्ज है आफ्टर कनेक्शन है Q1 डैश, और सेकंड पर चार्ज हो गया Q2 डैश। तो ये जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमेशा कैपेसिटी के रेशियो में होता है। Distribution of charges between two conductors, it is always in the ratio of capacity of conductors। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए कनेक्शन के फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, तो आप बोलोगे C1 इंटू वी। C1 तो कैपेसिटी बदलेगी नहीं, हाँ पोटेंशियल जरूर कितना हो गया V, और V की वैल्यू ये लिखी है। और सेकंड पर चार्ज Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू वी। इसी को डिवाइड कर दोगे तो कैपेसिटी का रेशियो में जाएगा। और जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी लॉस होता है उसका फॉर्मूला था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया था। यदि आप देखें तो ये डेरिवेशन कैसे आया था, एनर्जी लॉस, तो हमने इनिशियल एनर्जी निकाल ली थी कनेक्शन से पहले, कितनी थी, फर्स्ट की हाफ C1 V1 स्क्वायर और सेकंड की हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, और कनेक्शन के बाद टोटल एनर्जी तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू ऑफ V स्क्वायर। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2 और पोटेंशियल तो सेम हो गया।
फिर V की वैल्यू रख दी थी हमने यहां से, ये C1 V1, और फिर लॉस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, इनिशियल माइनस फाइनल। जब इसको सॉल्व किया था तो ये पूरा डेरिवेशन आ गया था। तो इस तरीके से बच्चों हमने फाइंड किया था लॉस इन एनर्जी। तो कभी भी टू कंडक्टर्स को यदि हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो एनर्जी लॉस होता है वो था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या था, तो सिंपल हमने एक प्लेट रखी थी जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, राइट, और इसके क्लोज अपन ने एक सेकंड कंडक्टर को रखा था जिससे इस पर इंडक्शन की वजह से क्या आ गया था, अपोजिट चार्ज। फार एंड पर क्या आया था, प्लस, लेकिन इसके आउटर एंड को, आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया था, अर्थिंग दे दी थी। ये पूरा चार्ज कहां चला गया था, अर्थ में। तो अब फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V1 है प्लस सेकंड का माइनस, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इस तरीके से कैपेसिटर जो है वो हमने बनाया था। मतलब कैपेसिटर मीन्स द डिवाइस इन विच द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर कैन इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। बिना साइज बढ़ाए कंडक्टर का हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, पोटेंशियल को डिक्रीज किया था। पोटेंशियल को कैसे डिक्रीज किया था, तो फर्स्ट प्लेट के क्लोज सेकंड प्लेट रखी, इस पर इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आ गया और आउटर फेस जो उसको अर्थिंग दे दी थी। ये बना था आपका कैपेसिटर। इसके बाद फिर आपने देखा था, अच्छा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला तो सेम था जो ये था, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V। व्हाट इज डेल V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आपने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वे ये सेम, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ये थी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया था, सेकंड प्लेट आउटर फेस को अर्थिंग दे दी थी। इससे एक्चुअल में क्या बन गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बीच में यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच की इंटेंसिटी सपोज डिस्टेंस D है, तो यहां पर इंटेंसिटी E ये कितनी होगी, तो ये आपने देखा था गॉस थ्योरम में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। तो बच्चों यहां पर इंटेंसिटी जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता था E इज इक्वल टू डेल V बाय डेल एक्स। डेल एक्स मतलब डिस्टेंस, तो डेल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ऑफ D। तो डेल V इज इक्वल टू E हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ऑफ D। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये निकाला आपने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और फिर कैपेसिटी आपने निकाला था। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला इस केस में आया था एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A अपॉन D। व्हाट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो इसको, राइट। यदि दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A अपॉन D। लेकिन यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, एयर हो, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो केवल फॉर्मूला जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। इसमें डिफरेंट केस भी देखे थे आपने। तो फोर्थ, यदि कैपेसिटर जो है उसके बीच में कोई प्लेट हम पार्शली फिल कर दें T थिकनेस की,
और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता सकते हो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के. व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ए एरिया ऑफ प्लेट्स, ये जो प्लेट्स है उनका एरिया, राइट, प्लेट्स का एरिया, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. ये आपने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ऐसे ही मैंने आपको बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर. तो स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में मैंने आपको समझाया था कैसे बनता है. तो दो स्फीयर हम लोग यूज करते हैं, हॉलो स्फीयर होते हैं, उनके रेडियस में बहुत कम डिफरेंस होता है, एक ये और एक और ऐसा स्फीयर. यहाँ पर होल होता है जिससे अपन यहाँ पर इनर स्फीयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो रहता है फर्स्ट स्फीयर को टच नहीं करता है. जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते तो इनर स्फीयर के आउटर फेस पर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज. आउटर स्फीयर के इनर फेस पर जाता है नेगेटिव चार्ज. आउटर सरफेस पर आता है प्लस, लेकिन हम उसको अर्थिंग दे देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? अर्थ में. और इस तरीके से बनता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर. यदि इनर स्फीयर है उसका रेडियस है a, आउटर स्फीयर उसका रेडियस है b, तो इस कंडीशन में कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू ए बी अपॉन b माइनस ए. वेयर b इज ग्रेटर देन a. मतलब a जो है वो इनर स्फीयर का रेडियस और b जो है वो आउटर स्फीयर का रेडियस. इससे कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी. जो एप्सिलॉन r है वो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको कहाँ भरते हैं? ये दोनों स्फीयर के बीच में जो गैप है यहाँ पर, उससे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट. इसके अलावा आपने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के केस में आपको मैंने समझाया था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हम इस तरीके से कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ये फर्स्ट कैपेसिटर, इसकी फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और इसके सेकंड प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, फिर सेकंड प्लेट को अर्थिंग. तो इस तरीके से जब कनेक्ट रहती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, सब पर चार्ज सेम होता है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर, सीरीज में. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि यहाँ डेल V1 बोले या V1 बोले, ये V2 बोले, और यदि इसको V3 बोले, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3. और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है उसका रेसिप्रोकल 1/c इज इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3.
क्योंकि हमको मालूम है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, तो Q बाय सी आ जाएगा, यहाँ पर Q बाय सी वन आ जाएगा, यहाँ पर Q बाय सी टू और यहाँ Q बाय सी, क्योंकि चार्ज तो सेम है, कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है C की वैल्यू जो सबसे मिनिमम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर होता है उससे भी कम हो जाती है। जबकि नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यदि कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट किए हों कि हर कैपेसिटर की एक एक प्लेट किसी एक फिक्स पॉइंट से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सेकंड प्लेट एक कॉमन पॉइंट से और उसको अर्थिंग दे दी जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली हर कैपेसिटर की कैपेसिटी तो बदलेगी नहीं, पर रहा सवाल यहां पर, तो यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल यदि V2 है, तो इस कैपेसिटर पर भी इस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा V1, क्योंकि ये इस पॉइंट से कनेक्ट है, और सेकंड प्लेट का हो जाएगा V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2, यहां भी V1 माइनस V2, यहां भी V1 माइनस V2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यदि कई कैपेसिटर कनेक्ट है कॉम्बिनेशन में और सब पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। लेकिन यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल चार्ज यदि फर्स्ट कैपेसिटर पर Q1, सेकंड पर Q2 और थर्ड पर Q3, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसीलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाती है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट?